नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक इशू तो हमारा रहेगा आज का इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कि डिस्कॉम कंपनीज कितने घाटे में, उनको उस घाटे से डेट से निकालने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रही है। और दूसरा जो इशू रहेगा उसमें हम देखेंगे कि करंट गवर्नमेंट के 8 साल कंप्लीट हो गए, तो 8 सालों में इन्होंने क्या किया है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पर्टिकुलर इशू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है शॉर्ट सर्किट। देखो, पिछले हफ्ते की बात है जब यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने एक और स्कीम लॉन्च की है जिससे कि जो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम हम बोलते हैं जिनको, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको थोड़ी सहायता दी जा सके। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का आपको ये पता होना चाहिए कि जनरेशन का जो काम है वो तो अलग कंपनीज करती हैं और जनरेट होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो हम तक पहुंचाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म अगर देखो तो डिस्कॉम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अभी ये स्कीम लॉन्च की गई है। 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी 90,000 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम लॉन्च किया था कि 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी डिस्कॉम्स को, पावर डिस्कॉम्स को, जिसको बाद में बढ़ा करके उसका अमाउंट लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो बोला ऐसी स्कीम्स पास्ट में बहुत लॉन्च की जा चुकी है कि जो डिस्कॉम्स का घाटा है उससे उनको निकाला जा सके। बट जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल इशू, कि जो बेसिक कोर इश्यूज हैं उनको आप केवल सपोर्ट देकर के काम नहीं चला सकते जब तक कि इंटरनल रिफॉर्म्स ना आए। ठीक है, तो ऐसे में ये फिर से कोई नई स्कीम लॉन्च करना, बोले इसका आउटकम कोई फेवरेबल मिले, इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर हम डिस्कॉम्स की बात करें तो उन पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है करंटली। ठीक है, या फिर उनका जो ड्यू है वो मानो कर्जे की बजाय, राइट। 6 स्टेट्स में मेनली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कॉम कंपनीज है वो सबसे ज़्यादा कर्जे के अंदर चल रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने नई स्कीम जो लॉन्च की है ना, इसमें क्या किया है, नई स्कीम में ये किया है कि जितना भी अमाउंट आप पर ड्यू है, ठीक है, स्टेट की जो डिस्कॉम कंपनीज है उनको ये बोल दिया कि जितना भी अमाउंट ड्यू है उस ड्यू अमाउंट को फ्रीज कर दिया कि भाई ठीक है, इतना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और लेट पेमेंट सरचार्ज जो भी है वो जिस दिन नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया बोला उसी दिन तक फाइनल रहेगा। अब उस अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में। उस इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट क्रिएट होंगी, 48 इंस्टॉलमेंट्स। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस तरीके से अभी तक का जितना भी ड्यू है और जितनी भी लेट फी है उसको मर्ज करके फिर बाद में 48 इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट करना है, डिस्कॉम कंपनीज को करना है। किसको? जनरेशन कंपनीज को। अब देखो बात ऐसी है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को तो देखो बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि ये पेमेंट तो कर रहे हैं पर इन स्टेट्स को थोड़ा डिले हो जाता है, तो ऐसे में इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बाकी 15 स्टेट्स और हैं जो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आउटकम कितना निकलता है इस पर्टिकुलर स्कीम का, क्योंकि इस तरीके की स्कीम्स पहले ऑलरेडी बहुत सारी लॉन्च हो चुकी हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो डिस्कॉम्स का फिस्कल पोजीशन में जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू इरेगुलर टैरिफ रिवीजन। पर यूनिट के हिसाब से जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आज कर दिया मतलब वो ये पॉलिटिक्स आ जाती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं टाइम पे सब्सिडीज इशू नहीं करती हैं। ओके, और इसके अलावा जो यूनिट का चार्ज है उसको भी टाइम पे रिवाइज करना चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से, पर वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा देखें सब्सिडी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी टाइम पे नहीं रिलीज करती हैं। और AT&C लॉसेज, दैट मीन्स आप देखो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज, जिसमें टेक्निकल लॉसेज आ गए, जैसे कि मान लो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी यूज़ हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में उनमें कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो पावर थेफ्ट है, चोरी जो होती है बिजली की, उसको भी कर्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है डिस्कॉम कंपनीज, और इनएफिशिएंट बिलिंग। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के AT&C लॉसेज हो जाते हैं, जिनको हम एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज बोलते हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि खरीदने में तो महंगा पड़ रहा है किसको, डिस्कॉम कंपनीज को, और जब वो बेचते हैं तो उनका एडिक्वेट अमाउंट मिलता नहीं है। तो इन फेलियर्स को करेक्ट करने के लिए AT&C लॉसेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। वैसे हमने पावर सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड पहले बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है ना,
तो उन्हीं को आप यहाँ पे सम अप होते हुए देख रहे होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अभी पेंडेमिक खत्म होने के बाद में इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा ठीक आ रहा है, तो इस केस में ये फिजिकली चैलेंज्ड जो डिस्कॉम कंपनीज है इनको सपोर्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि AT&C लॉसेज और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना उनको ठीक किया जाए, बजाय कि इस तरीके के केवल सपोर्ट दे करके काम चलाना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विमेन टेक द व्हील। आर्टिकल को लिखा है देखो स्मृति ईरानी जी ने। 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार को चलते हुए, तो इनके अचीवमेंट्स जो हैं उनकी हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में नारी शक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट बात करें ठीक रहेगा। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से एक रिकग्निशन मिलना चाहिए वुमेन को, उस रिकग्निशन को देने में बहुत कुछ किया गया है करंट गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 8 सालों में। उनमें पहली चीज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही थी उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, वुमेन सेंट्रिक बना दिया गया है। ठीक है, चेंज करने के बाद में इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम अभी आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, PM जय स्कीम। अब इस स्कीम में क्या हो गया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मेल प्रेफरेंस थी उसको डाइल्यूट करके बैलेंस बनाया गया है कि जहाँ पर किसी फैमिली में मेल एडल्ट नहीं है और फीमेल मतलब ऑनर है या फिर कह दो कि हेड ऑफ द फैमिली फीमेल है, तो उनको पूरा बेनिफिट दिया गया है। साथ में फैमिली की साइज़ का इशू यहाँ पर अब नहीं है, पहले फैमिली साइज इशू भी रहता था। ऐसे में ये हेल्थ एम्पावरमेंट या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट गवर्नमेंट का। फिर आ जाओ कि एम्पावरमेंट के लिए जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ाना होता है, तो जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करना। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके अंडर में अभी तक जितनी भी बेनिफिट लिए जा चुके हैं ना उनमें 68% तो वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है कि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाती हैं, कुछ अपना छोटा मोटा काम कर पाती हैं, और इससे बेनिफिट क्या होता है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सर्विसेज, एग्रीकल्चर अलाइड सेटअप, और इनमें आप क्या करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ राइज होंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों प्रोग्राम्स में वुमेन के लिए बहुत अच्छे प्रोविज़न किए गए हैं। फिर आ जाओ एग्रीकल्चर सेगमेंट में। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर अभी तक इन्वॉल्वमेंट अब आजकल फीमेल्स का रहने लग गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आप देखते हो सेलेक्टिव है। सो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन मेनली कौन सा, मेल डोमिनेटेड, और पीछे रह जाती हैं फीमेल्स जो कि गाँव में फिर खेतों को संभालती हैं। तो ये मस्क्यूलाइन वोकेशन है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो ऐसे में महिला किसान दिवस है वो सेलिब्रेट होने लग गया। इसके अलावा फंड्स अलोकेट किए जाते हैं एग्रीकल्चर बेनिफिशियरीज को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो वुमेन फार्मर्स है, फीमेल फार्मर्स, उनको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर आ जाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है जिसमें वुमेन भी कंसिडर होती है, तो उनको साथ मिला करके अपनी खुद की एफर्ट्स के बेसिस पे खुद को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े पैसे रखने वाली जो फीमेल्स हैं वो साथ मिलकर के। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में महिला स्वच्छ गृहीज, जिससे कि वो सैनिटाइजेशन को और ज़्यादा खुद के लेवल पे भी प्रमोट कर सके, समाज में भी प्रमोट कर सके। इसके अलावा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होने लग गया है। जब भी कोई डेलिब्रेशन होता है, कोई भी काम अगर गांव में या फिर पंचायत के अंडर में हो रहा है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन बोला इंक्रीज हुआ। इसके अलावा मेल फीमेल जो डिजिटल डिवाइड है उसको करेक्ट आउट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, फीमेल डिजिटल लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करना पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नेशनल कैंपेन, जिसमें आप देखो इस कैंपेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रमोट हो पा रही है। इसके अलावा अगर देखो तो सेक्स रेशियो जो है वो बहुत बढ़ पाया है, जैसे कि 991 था 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ हुआ था ना, उसमें अगर देखें तो उस टाइम पर
बच्चों के कंपैरिजन में बच्चियां कितनी थी 991। अब कितना हो चुका है 2019-20 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो अभी रेट आया है 1020। अब देख लो 29 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो एट बर्थ की अगर बात करें कि बेटी बचाओ जो फीमेल फीटिसाइड है उसको बचाना शुरू कर दिया। फिर आ जाओ एजुकेशन का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। स्कूल्स में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का अगर देखो तो गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देखो कि 68.17% था 2012-13 में, जो कि बढ़कर के 79.46% हो गया है UDISC के डेटा के हिसाब से। इसके अलावा देखो कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का जो हमने अभी बात की ना 68 से 79.76%, ये तो गर्ल्स का है। अगर इसको हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज का अगर देखें तो गर्ल्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट है, गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा हुआ है इंक्रीज। तो ऐसे में एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे जो काम किए गए उनका बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो नेशनल जो क्रैच स्कीम लॉन्च की थी, जिसके बेसिस पे जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ सकें और बच्चों से 1-1, 2-2 घंटे में जाकर के मिल के आ सकें, और उनको अगर फीड करना है या जो भी अटेंशन देनी है तो वो अच्छे से हो पाती है। इसके अलावा पहले 12 हफ्तों की ही छुट्टी मिलती थी मैटरनिटी पेड लीव, अब मैटरनिटी पेड लीव कितनी मिलती है 26 वीक्स की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स को। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई है उसमें वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को तो बेनिफिट दिया ही है, बट विमेन को भी ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली है। कैसे? एक तो गैस कनेक्शन जो नाम मिल रहा है विमेन के, इसके अलावा लकड़ी इकट्ठी करने के लिए दूर दूर जंगल तक नहीं जाने की जरूरत है। अब उनके घरों में गैस सिलेंडर आता है तो कितना टाइम बचता है, वो एडिशनल बहुत सारे काम कर पाती हैं, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट में अपना काम कर पाती हैं, तो कितना बेनिफिट हो पाता है गरीबी से निकलने में, स्वास्थ्य को अच्छा रखने में और समय बचाने में। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म पे मिलता ही है। और सरकार ने अभी रिसेंटली 200 रुपये की सब्सिडी आपको पता है लॉन्च भी की है फिर से। ठीक है, तो ऐसे में बोले हर तरीके से गवर्नमेंट अपने अप्रोच बना रही है जिससे कि ये जो इश्यूज हैं वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम हैंडल कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी प्रेफरेंस दी जा रही है वुमेन बेनिफिशियरीज को। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान ये घर बने हैं ना, उनमें ज़्यादातर बेनिफिशियरी कौन है? वुमेन। तो आप खुद देख सकते हो कितना बेनिफिट मिलता है इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स की बेसिस पे। इसके आगे वुमेन ऑटोनॉमी की बात करें तो 3 मास्टर स्ट्रोक्स की ओर बात कर रही है राइटर। एक तो ये कि जो ट्रिपल तलाक का इशू था उसको हैंडल करने के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट ऑफ 2019 पास कर दिया, जिससे कि ट्रिपल तलाक को अब क्या कर दिया? लीगली बैन। ठीक है, अगर किसी को भी इस तरीके के इशू हो तो सीधा वो कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, आप देख सकते हो कि जो वल्नरेबल वुमेन है, फॉर एग्जांपल बच्चा कंसीव हो गया पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर अबॉर्शन करवाने का पहले लिमिट था कि 20 हफ्तों तक की जो प्रेगनेंसी है तब तक क्या आप अबॉर्ट करा सकते हो, बट अब 24 वीक्स तक अबॉर्शन का भी प्रोविज़न कर दिया गया है। किसके बेसिस पे? जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, उसके बेसिस पे। इसके अलावा जो वुमेन की लीगल मैरिज एज है उसकी अगर बात करें तो उसकी भी अगर बात करें तो आप देख सकते हो 21 साल की उम्र करने की बात कर दी गई है, और बिल अभी है पार्लियामेंट में जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो 21 साल उम्र कर देना, पहले 18 थे, 18 से 21 कर देना। इससे क्या होता है कि वो सेल्फ मैनर में सेल्फ गवर्नेंस को अच्छे से प्रमोट कर पाएँ, खुद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि सीधी सी बात है उम्र जब अच्छी होती है तो डिसीजन भी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल हमारे घरों में जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा है। आप देखो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से देखिए 2014-15 में जो हुआ था, और 2019-20 का जो 19 से 21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इन दोनों के बीच में 5% का इम्प्रूवमेंट आया है, जहां पर इंडियन वुमेन जो है वो मेजर हाउस होल्ड डिसीजंस में अपना पार्टिसिपेशन दे रही है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो बहुत हद तक वुमेन एम्पावरमेंट हम अचीव कर पाए हैं। ठीक है, तो ये तो देखो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट में जो प्लस पॉइंट थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑपोजिशन राइटर हैं, ऑपोजिशन पार्टी के,
उनके द्वारा कुछ वीकनेसेस भी शो की जा रही हैं। ये देखो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आया था एक, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स में इतना कुछ लगा नहीं जो हमें देखना चाहिए। अब देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। आर्टिकल का टाइटल है एनीथिंग बट अच्छे दिन। आर्टिकल को लिखा है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। इनका देखो हाईलाइट करने के जो पॉइंट्स है, नंबर 1 बोले महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ये बहुत ज़्यादा चल रही है 30 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो भी 8% तक पहुंच रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए जो बेरोजगारी खत्म करने की बात होनी चाहिए वो बोल रहे डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि भाई ब्लैक मनी को रोकेंगे, टेररिज्म को रोकेंगे, या फिर जो होती है ना फर्जी करेंसी जो है उसको रोक देना है, पर वो लोग इतना हो नहीं पा रहा है। डिजिटाइजेशन की तरफ जाने का भी एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। जीएसटी की बात करें, जीएसटी इंप्लीमेंट हुए, बोला अभी 2017 से लेकर के 5 साल हो रहे हैं, पर 1100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। और इसके अलावा देखें जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो लॉन्च की गई थी, बोलो उसमें रूलिंग पार्टी को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेशक पिटीशन है, पर इस पर एक प्रॉपर रिव्यू होने की ज़रूरत है। एक ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं वीकनेस। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोलो इनका इस तरीके से यूज़ करना गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आर्बिट्रेरीनेस ज़्यादा दिखे, तो एक ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। इसके अलावा चाइना के साथ में जो टेंशन है बोलो उसको अभी तक भी हम सॉर्ट आउट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है, जिनमें मेन पॉइंट कौन से हैं, दिप्सांग प्लेन और गोग्रा हॉटस्पॉट और पेंगोंग शो लेक वाला जो एरिया है, ठीक है। तो इनमें देखो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में, हाँ, तो और बाकी अपने हिसाब से ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतना ही कुछ कंटेंट था। एक आर्टिकल और है उसके बारे में तो आपको कुछ बताता हूँ। ये जो आर्टिकल है दिस वर्ल्ड अ मिराज, ये आर्टिकल देखो अभी रिसेंटली आपको पता है ना, जो द सैंड टॉम आर्टिकल को मिला है, मतलब जो बुक को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है, रेत समाधि नाम से जो बुक थी हिंदी की, गीतांजलि श्री की, तो उस बुक से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर पढ़ लेना भाई। कारण क्या है कि इस तरीके के आर्टिकल की जो थीम्स हैं वो कई बार काम आ जाती हैं, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो ये आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है, दिस वर्ल्ड अ मिराज, ठीक है। तो इस डिस्कशन में तो इतना ही कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।